हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ मुदिता और आप सभी का स्वागत है मुदिता आईएएस वॉरियर्स में। क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 42 आज हम सॉल्व करेंगे और ये वर्कशीट 10th ऑफ अक्टूबर 2020 के लिए है। पहले हम क्वेश्चंस को समझेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे और पूरा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इससे पहले देखते हैं आज हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि आपको चैप्टर समझना भी बहुत ज़रूरी है। 1 नवंबर से आपका स्कूल ट्रायल भी खुलने वाला है, तो अच्छे से आपको चैप्टर समझना है। भारत में संचार और व्यापार, भारत में संचार और व्यापार के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। संचार आप जानते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन, और व्यापार यानी कि बिजनेस। तो इसमें हम अलग अलग जो कैटेगरी है उसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे हम निजी संचार की, कि निजी संचार क्या होता है। ठीक है, निजी संचार को देखेंगे और समझेंगे। पहले हम निजी संचार में बात करें तो आता है भारतीय डाक नेटवर्क। डाक नेटवर्क तो आप सब जानते होंगे, डाक के जरिए आपके घर में पोस्ट आती हैं, चीज़ें आती हैं, लेटर्स आते हैं। भारतीय डाक नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा है। अगर हम भारतीय डाक नेटवर्क की बात करें तो दुनिया में सबसे बड़ा है, यानी कि जितना ज़्यादा भारत में इसका प्रयोग किया जाता है डाक का, उतना किसी भी देश में नहीं किया जाता है। यह दोनों पार्सल और साथ ही साथ लिखित संचार को संभालता है। जो हमारा डाक नेटवर्क है वो पार्सल, जितने भी तरह के आप पार्सल भेजते हो, जैसे कि आपको कोई चीज़ भेजनी है, पोस्ट करनी है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह आपने भी भेजा होगा लेटर, कार्ड्स, इसके अलावा पार्सल्स, तो ये सारा जो संभालने का काम कौन करता है? भारतीय डाक नेटवर्क करता है। कार्ड और लिफाफों को प्रथम श्रेणी का मेल माना जाता है। जितने भी तरह के कार्ड्स आते हैं और लिफाफे आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट कैटेगरी में रखते हैं, यानी प्रथम श्रेणी में रखते हैं। द्वितीय श्रेणी में मेल में किताबें, पैकेट, पंजीकृत आवधिक और समाचार पत्र, ये सारा हमारा क्या आता है? द्वितीय श्रेणी में आता है। जैसे आपने देखा है बुक्स कई बार क्या होती है कि आप डाक के जरिए मंगाते हैं, या आप दिल्ली में रहते थे और आप ट्रांसफ़र करके मुंबई चले गए तो आप अपनी किताबें जो हैं डाक के जरिए भेज देते हैं भाई को या फ्रेंड को, ठीक है। तो ये सारा कौन नेटवर्क संभालता है? भारतीय डाक नेटवर्क संभालता है। किताबें और ये सारी चीज़ें द्वितीय श्रेणी में आती हैं, और प्रथम श्रेणी में हमारे जितने भी तरह के पार्सल हैं वो आते हैं। मेल की त्वरित डिलीवरी और सुविधा के लिए 6 मेल चैनल बनाए गए हैं। यानी त्वरित, यानी कि आपने स्पीड पोस्ट का नाम सुना होगा, जल्दी से जल्दी डिलीवरी के लिए हमने चैनल्स बना रखे हैं। 6 मेन चैनल जिसमें आता है, 6 चैनल में राजधानी चैनल, मेट्रो, ग्रीन, बिजनेस, इसके अलावा बल्क मेल, और इसके अलावा ये सारे जो जितने भी तरह के चैनल हैं स्तरित, ये सारे जो हैं ये हमें ट्रांसपोर्ट के लिए बनाए गए हैं। इसके बाद अगर हम आगे देखें, थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, बहुत सारे चैप्टर को, कॉन्सेप्ट को आपको छोटे में ही दिया गया है, ठीक है। तो इसके बाद आता है भारतीय दूरसंचार नेटवर्क। भारतीय दूरसंचार यानी कम्युनिकेशन के लिए जो है भारतीय दूरसंचार नेटवर्क, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो उसमें आता है एसटीडी। एसटीडी जिससे आप कॉल कर पाते हो, ठीक है, देश विदेश में। तो एसटीडी द्वारा पहले से ही 2/3 से अधिक गांव को कवर किया गया है। पहले जो हमारे गांव हुआ करते थे वो एसटीडी से कवर या कनेक्ट नहीं होते थे, लेकिन अब 2/3 यानी 2/3 जो गांव हैं उनको कवर कर दिया गया है एसटीडी से। देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा का विस्तार करने का विशेष प्रावधान किया गया है, कि भाई हमारे जो गांव हैं, ये जो हमारा विकास हो रहा है, इसमें गांव में भी विकास होना चाहिए और गांव में 24 घंटे एसटीडी की जो सुविधा है वो होनी चाहिए। पूरे भारत में एसटीडी सुविधा की दर समान सुनिश्चित कर दी गई है। यानी ऐसा नहीं है कि आप दिल्ली में रहते हो तो एसटीडी की सुविधा अलग हो और आप गांव में रहते हो तो अलग हो, ऐसा नहीं होगा। सब जगह कैसी होगी सुविधा? सब जगह समान होगी। तो ये हमने देखा क्या? भारतीय डाक नेटवर्क और दूरसंचार। इसके बाद आता है जनसंचार। पहले हमने निजी पढ़ लिया, ठीक है, जैसे कि जो आप पोस्ट भेजते हो, डिलीवर करते हो, एसटीडी, ये तो क्या हो गया? निजी हो गया, जो हर कोई व्यक्तिगत अपने लिए करता है। इसके बाद जनसंचार की बात करते हैं। जनसंचार मतलब जो सबके लिए होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।
अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्या है, जो पूरे देश के लिए होता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या आता है, जिसमें टेलीविज़न, वीडियो, फिल्में, रेडियो शामिल हैं। ये क्या है, जैसे टेलीविज़न है, टेलीविज़न पे, टीवी पे जो भी ब्रॉडकास्ट होगा, ये आपकी टीवी है, टीवी पे जो भी ब्रॉडकास्ट होगा वो सबके लिए सेम होगा। आप गांव में बैठ के देखिए, दिल्ली में देखिए, कहीं पर भी देखिए, ठीक है। रेडियो है, ऑल इंडिया रेडियो, पूरे भारत में आप कहीं पे भी सुनिए, वो ऑल इंडिया के रेडियो प्रोग्राम सबके लिए समान ही होंगे। तो जिसमें क्या आता है, टेलीविज़न, ठीक है, वीडियो, फिल्में, रेडियो, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। जिसमें AIR यानी ऑल इंडिया रेडियो, हर किसी ने ऑल इंडिया रेडियो के बारे में ज़रूर सुना होगा। राष्ट्रीय, स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। रेडियो पे आपने सुना होगा कि एक तो रेडियो पे आता है जो पूरे देश को सुनाई देता है, ठीक है, और एक होता है क्षेत्र का, जैसे दिल्ली के लिए दिल्ली मेट्रो, दिल्ली 24.7 रेड FM, इस तरीके से अलग अलग क्या आते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे, जिन्हें हम हर्ट्स बोलते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे उन्हें सेट कर रखा होता है, और अलग अलग भाषाओं में। आप गांव में हैं तो वहाँ के रेडियो पे आपको वहाँ का सुनाई देगा, ठीक है। दिल्ली के लिए कुछ अलग चैनल्स होते हैं, उस पर आपको सुनाई देगा। तो ये इस तरीके से स्थानीय भाषाओं में भी कार्यक्रम आते हैं। इसके बाद बात करते हैं दूरदर्शन। दूरदर्शन क्या होता है, ये एक सरकारी चैनल होता है जो आपको टीवी पे दिखाया जाता है। दूरदर्शन भारत का राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनल, दुनिया के सबसे बड़े स्थलीय नेटवर्क में से एक है। यानी अगर हम बात करें दुनिया में, तो दुनिया में इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है जैसा हमारा दूरदर्शन है। दूरदर्शन के चैनल आप देखते हैं जिसपे समाचार भी आते हैं, कार्यक्रम भी आते हैं। और अभी कोविड के टाइम पे दूरदर्शन बच्चे भूल चुके थे कि ये सरकार का चैनल होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। इसके लिए आपको अलग से पे नहीं करना पड़ता है। आपकी टीवी में चाहे आप केबल लगाते हैं नहीं लगाते, दूरदर्शन तो आपको दिखाएगा क्योंकि ये गवर्नमेंट का चैनल होता है। तो दूरदर्शन बच्चे आज के टाइम में भूल चुके हैं, लेकिन दूरदर्शन हमारा काफ़ी अच्छा चैनल होता है। और इस पे आप लोग रामायण, महाभारत, शक्तिमान जैसे कार्यक्रम अभी कोविड के टाइम में आपने देखे होंगे। पहले टाइम में सिर्फ यही चैनल हुआ करता था, और जितने भी ये नए चैनल हैं ये सारे प्राइवेट चैनल हैं जो नहीं हुआ करते थे। जिन जिन बच्चों ने रामायण और महाभारत कोविड के टाइम में देखा है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। भारत दुनिया में फीचर फिल्मों में सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है। ये लघु फिल्में, वीडियो फीचर फिल्में और वीडियो लगी फिल्मों का निर्माण करता है। यानी हमारे देश में टीवी का इसके अलावा क्या है, फिल्में भी बनाई जाती हैं, लघु फिल्में यानी शॉर्ट मूवीज़ बनाई जाती हैं, बड़ी मूवीज़ बनाई जाती हैं, फीचर फिल्में और कुछ स्टोरी बेस्ड फिल्में, ठीक है। तो इसका भी बहुत ज़्यादा रोल है हमारे इंडिया में, ये सारी कैटेगरी की मूवीज़ बनाई जाती हैं। इसके बाद हम बात करें तो इसके बाद बताया गया है बोर्ड ऑफ फिल्म आर्टिफिशियल, जो हमारा फिल्म है इसके लिए भी एक बोर्ड है। भारतीय और विदेशी दोनों फिल्मों को प्रमाणित करने का अधिकार है किसे, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, यानी कि जो हमारी मूवीज़ बनती हैं उनको ये सर्टिफाई करता है, सर्टिफिकेट देता है। आप बोलते हैं A ग्रेड की मूवी है, B है, ठीक है, A+ है, तो ये मूवी को सर्टिफिकेट देते हैं कि आपकी अगर ये कैटेगरी मूवी A है तो इसमें आपको ये चाइल्ड के लिए रिस्ट्रिक्टेड होगी, ये 18 साल से कम बच्चे नहीं देख सकते। इस तरीके से जो मूवी को सर्टिफिकेशन देने का काम है वो ये करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं हम प्रिंट मीडिया की। प्रिंट मीडिया क्या होता है, जिससे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें और पत्रिकाएं शामिल हैं। समाचार पत्र 100 से अधिक भाषाओं और बोलियों में प्रकाशित होते हैं। तो प्रिंट मीडिया में हमारा क्या आता है, जितना भी पब्लिकेशन आता है जो प्रिंट होता है, ठीक है, जितने भी तरह के आपके न्यूज़पेपर यानी अखबार छपते हैं, मैगजीन्स छपती हैं, वो सारा प्रिंट मीडिया में आता है। जिसमें पत्र पत्रिकाएं, तो आप तरह तरह के पत्र पढ़ते हैं, पत्रिकाएं पढ़ते हैं, किताबें पढ़ते हैं, ये सारा पब्लिकेशन प्रिंट मीडिया का काम होता है। और हमारे देश में बहुत सारी 100 से अधिक भाषाओं में पेपर पब्लिश होते हैं। पेपर भी वैसा है, कुछ नेशनल पेपर होते हैं, ठीक है, जैसे द हिंदू हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया, वो आपको सब जगह पे मिलेगा, सेम होगा। इसके अलावा अलग अलग राज्य का भी होता है, जैसे उत्तर प्रदेश का स्पेशल एडिशन आएगा, दिल्ली का अलग से एडिशन आता है, जो अपने राज्य का भी आप पढ़ सकते हैं। प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों में सबसे बड़ी संख्या अंग्रेजी, उर्दू के बाद हिंदी में है। तो अगर हमारा जिस लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा पेपर पब्लिश होते हैं वो इंग्लिश, उर्दू एंड द हिंदी, ये जो लैंग्वेज है इसमें सबसे ज़्यादा हमारे देश में पेपर पब्लिश होते हैं।
इसके बाद हम बात करते हैं, हमने दोनों तरह के संचार की बात कर ली, अब बात करते हैं व्यापार की। भाई व्यापार तो बहुत ज़रूरी है, बिजनेस बहुत ज़रूरी है, तो बात करेंगे व्यापार की। लोगों, राज्यों और देशों के बीच माल के आदान प्रदान को व्यापार कहा जाता है। व्यापार क्या होता है या बिजनेस क्या होता है? सिंपल सी भाषा में वस्तुओं का, चीज़ों का एक जगह से दूसरी जगह लेना और देना क्या कहलाता है? व्यापार कहलाता है। अब देखिए, आप गांव में रहते हैं, गांव में क्या है, आपके पास दूध है और इनके पास सब्जियां हैं, तो क्या है, आप दूध बेचोगे, ये सब्जी बेचेंगे, तो आप किसका व्यापार कर रहे हो? दूध और सब्जी का। इसके बाद क्या है, आपके गांव में दूध है और दूसरे वाले गांव में क्या है, सब्जी है, तो आपके गांव से दूध यहाँ पे जाता है बिकने के लिए और इनके गांव से यहाँ पे आता है सब्जी बिकने के लिए। तो ये क्या है, आप वस्तुओं का आदान प्रदान कर रहे हो, ये व्यापार है। इसके अलावा एक राज्य से दूसरे राज्य, जैसे कुछ लोगों को दिल्ली से मशीनें, केमिकल्स, ये सारे जाते हैं, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाना, ये भी व्यापार है। एक देश से दूसरे देश में सामान भेजना, ये भी व्यापार है। अब हम व्यापार को 3 भागों में बांट देते हैं इसी प्रकार से। सबसे पहले स्थानीय व्यापार, दूसरा आता है हमारा राज्य स्तरीय व्यापार और तीसरा आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। स्थानीय व्यापार क्या हो गया, जो गांव, ठीक है, जो गांव और कस्बों के बीच में होता है वो हमारा हो गया स्थानीय व्यापार। राज्य व्यापार क्या होता है, जो 2 राज्यों के बीच में होता है, जैसे दिल्ली उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ठीक है, किसी भी राज्य के बीच में होगा वो राज्य स्तर। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हम किसे कहते हैं, वो व्यापार जो 2 देशों के बीच होता है। जैसे आप देखो, इंडिया से, भारत से बहुत सारी वस्तुएं हैं हम विदेश भेजते हैं और विदेशों से बहुत सारी वस्तुएं हम मंगवाते भी हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये बेटा हमारा हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। और जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, किसी भी देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति उसकी आर्थिक समृद्धि का कारण है। यानी आप जितना ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करोगे आप उतने ही समृद्ध होगे, इसलिए इसे देश का बैरोमीटर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए भाई, अगर भारत कोई सामान अमेरिका को बेच रहा है, ये हमारा इंडिया है और ये अमेरिका को सामान दे रहा है, तो हम सामान देंगे, अमेरिका हमें क्या देगा, अमेरिका हमें देगा डॉलर, ठीक है, अमेरिका हमें क्या देगा, डॉलर देगा। और डॉलर से क्या होगा, आपको पता है, जितनी ज़्यादा विदेशी मुद्रा हमारे देश में आएगी तो उतना ज़्यादा हमारे वैल्यू का, हमारे रुपये का वैल्यू जो है बढ़ेगा, क्योंकि फिर अमेरिका को भी हमसे कुछ लेना होगा, ठीक है। तो जब अमेरिका हमसे कुछ लेगा तो वो भी अपने पैसे देगा और पैसे हमारे पास डॉलर बढ़ते जाएंगे। इसी तरीके से हम कल को अमेरिका से चीज़ मंगाते हैं तो हम डॉलर में ही उसे भुगतान कर देंगे और अपना रुपीस नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है $1 इक्वल टू 73 रुपी होता है, ठीक है, $1 इक्वल टू 73 रुपी होता है। तो जब हम उनसे कोई चीज़ लेते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा भारत की मुद्रा देनी पड़ती है, उन्हें बहुत पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम लोग उनसे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बेचें और उनसे कम चीज़ें खरीदें तो क्या होगा, हमारे पास उनके डॉलर ज़्यादा होंगे और हम डॉलर से ही भुगतान करेंगे, जिससे हमारी जो पैसे हैं बढ़ेंगे। इसके बाद व्यापार के अगर हम घटक की बात करें तो व्यापार के घटक क्या होते हैं, व्यापार के घटक होते हैं आयात और निर्यात, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। आयात और निर्यात क्या होते हैं, सबसे पहले बोलते हैं निर्यात। निर्यात मतलब क्या होता है कि आप अपने देश से जो चीज़ें दूसरे देश में भेज रहे हैं उसे हम बोलते हैं निर्यात, ठीक है। ये है इंडिया और ये है अमेरिका, तो आप इंडिया से अमेरिका में जो सामान भेजोगे उसे हम क्या बोलेंगे, निर्यात। और आयात मतलब आना, यानी वस्तुएं मंगवाना, अमेरिका से भारत या किसी भी देश से भारत में जो चीज़ें आएंगी उसे हम क्या बोलते हैं, आयात। तो हम किन किन चीज़ों का आयात या निर्यात करते हैं, जैसे जवाहरात, ठीक, रसायन, कृषि, इसके अलावा संबंधित उत्पाद, कृषि संबंधित उत्पाद। इसके अलावा अगर हम आयात की बात करें तो पेट्रोलियम उत्पाद, रत्न, जवाहरात, इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, कृषि उत्पाद। आपको पता है कि इंडिया में जो इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक की ज़्यादातर जो चीज़ें हैं हम लोग आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। जो आप हैंडसेट देखते हैं ज़्यादातर चाइना से आते हैं, या फिर क्या होता है कि हम लोग मोबाइल भी अगर इंडिया में बनाते हैं तो उसकी जो चिप होती है या फिर जो उसका मदरबोर्ड होता है, जो सेमीकंडक्टर होते हैं, उसको हम मंगाते हैं और इंडिया में केवल असेंबल करते हैं। असेंबल मतलब कि आपने अलग अलग पार्ट्स अलग अलग देश से मंगा लिए, फिर उसे जोड़ के बोल दिया ये भारत का फ़ोन है। इसलिए क्या होता है कि हमारे पास
जो ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है हमारे देश में थोड़े महंगे मिलते हैं। अगर आप सोचिए पूरा फ्रिज, पूरा एसी इंडिया में ही, ये एसी हो गया, फ्रिज हो गया, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होता, तो जो एसी आपको 20,000 का मिल रहा है, ठीक है, जो आपको टीवी 20,000 का मिल रहा है, वो आपको 7 से 8,000 में मिलता, क्योंकि अगर वो भारत में ही उसका निर्माण होता। तो अगर हम जो चीज़ें आज मंगा रहे हैं कल को हम वो भी अपने देश में मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो व्यापार के लिए आयात और निर्यात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद व्यापार का संतुलन क्या होता है? व्यापार का संतुलन होता है किसी देश का व्यापार का संतुलन स्थिति आयात और निर्यात के बीच का अंतर होता है कि आप कितना आयात करवा रहे हैं और कितना निर्यात कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कितना दूसरे देश को भेज रहे हैं और कितना अपने देश में मंगवा रहे हैं सामान। अब इसे अनुकूल संतुलन और प्रतिकूल संतुलन कहते हैं। अनुकूल कब होगा? जब निर्यात का मूल्य अधिक होगा आयात से, यानी जो हमारा निर्यात है, ठीक है, जो निर्यात है वो अधिक होगा किससे? आयात से, तो हमारा क्या होगा? अनुकूल होगा। यानी आप ज़्यादा वस्तुएं भेज रहे हो, कम वस्तुएं मंगा रहे हो, तो आपके पास पैसे ज़्यादा आएंगे, इसे हम क्या बोलेंगे? अनुकूल, अच्छा चल रहा है। प्रतिकूल कब होगा? जब आप आयात ज़्यादा कर रहे हो, मंगवा ज़्यादा रहे हो और भेज कम रहे हो दूसरे देश में, तो ये कैसा होगा? अनुकूल नहीं, प्रतिकूल होगा, और जिससे हमारे जो अर्थव्यवस्था है उस पर थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सॉफ्टवेयर का दिग्गज बन के उभरा है, इसके माध्यम से विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। आईटी सेक्टर में अगर आज बात करें तो आज आईटी सेक्टर में इंडिया जो है वो इंडिया इज़ नंबर 1, इंडिया जो है नंबर 1 बन के उभरा है आईटी सेक्टर में, क्योंकि हम जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दिन ब दिन भारत के युवा जो हैं वो आगे बढ़कर आ रहे हैं, और आईटी सेक्टर के लिए इंडिया एक हब बनता चला जा रहा है, जिससे हम बहुत सारी विदेशी मुद्रा अर्जित करने में भी सक्षम हो पा रहे हैं। अब बात करते हैं भारत में पर्यटन की। पर्यटन मतलब कि टूरिज्म का जो बिज़नेस है ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि आपको पता है कि लोग टूर करना बहुत पसंद करते हैं, और इंडिया इतना विविधता वाला देश है जहाँ पे अलग अलग टेम्परेचर मिलते हैं, फूलों की अलग अलग वैरायटी, एनिमल की अलग अलग वैरायटी, खाने की अलग अलग वैरायटी, इतनी चीज़ें हैं कि इंडिया में आना लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इंडिया में टूरिज़्म से क्या बेनिफिट होगा वो देखते हैं। भारत में पर्यटन पिछले 3 दशकों से काफ़ी बढ़ा है। अगर पर्यटन की बात करें तो 3 दशकों से, लगभग 30 से 40 साल से जो पर्यटन है वो काफ़ी बढ़ रहा है। लाखों लोग पर्यटन उद्योग में लगे हुए हैं, यानी ये बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है। कैसे? देखिए, टूरिज़्म जब होगा, टूरिस्ट को हम ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोट करेंगे, तो जब विदेश से लोग घूमने आएंगे तो उनके लिए होटल की ज़रूरत है, रहने के लिए होटल बनाएंगे तो होटल में जो काम करेगा उन सबको जॉब मिलेगी। बसें चाहिए वहाँ पे घुमाने के लिए, उन लोगों को नौकरियाँ मिलेंगी। मार्केट्स चाहिए, उन लोगों को नौकरी मिलेगी। खाने पीने की चीज़ें चाहिए, उन लोगों को नौकरी मिलेगी। तो इस तरीके से एक टूरिज़्म से बहुत सारे लाखों लोगों को नौकरी मिलती है। इसके बाद जो पर्यटन है राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय एकीकरण को कैसे? कि ये यूनिटी की भावना लाता है, पूरे देश को जोड़ने का काम करता है। स्थानीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक गतिविधियों का समर्थन करता है। जो स्थानीय हस्तशिल्प है यानी हैंडक्राफ्ट है, इसको प्रमोट करता है। जब बाहर से लोग आते हैं तो हैंडमेड चीज़ों को, यानी जो भारत में एक यूनिक क्रिएटिविटी है उसको पसंद करते हैं कि यहाँ पे कपड़ों पे भी हैंडमेड काम किया जाता है और डिफरेंट आर्किटेक्चर्स पे काम किया जाता है, तो उसको भी प्रमोशन मिलता है। ये हमारी संस्कृति और विरासत के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समझ के विकास को भी बढ़ावा देता है कि जो हमारी विरासत है कहीं लुप्त हो रही थी, जो हमारी कला और संस्कृति थी, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान दिलाने में मदद करता है। जो चीज़ें हम भूल रहे थे वो लोग आते हैं, यहाँ से सीखते हैं और उसे जाके प्रमोट करते हैं। विदेशी पर्यटक हेरिटेज टूरिज्म, इको टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म और बिजनेस टूरिज्म के लिए भारत आते हैं। तो अलग अलग चीज़ों के लिए लोग भारत आते हैं, जैसे क्या करने के लिए? बिजनेस के लिए आते हैं, मेडिसिन के लिए आते हैं, ठीक है, सिर्फ घूमने के लिए नहीं, मेडिसिन के लिए, क्योंकि भारत में सबसे सस्ता इलाज होता है। इसके अलावा ये लोग बहुत सारे अलग अलग
चीज़ों के लिए भारत आते हैं। हमारे देश में पर्यटन के विकास की व्यापक संभावनाएं हैं और अगर हम इस पे और ज़्यादा काम करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आ सकते हैं। जैसे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, ठीक है, साउथ वाला एरिया है। कई जगहों पे क्या है, इंटरनेट की थोड़ी प्रॉब्लम होती है और कई जगहों पे क्या है कि कुछ फैसिलिटी की कमी है। अगर हम उसे और अच्छा करें तो हमारे देश का जो पर्यटन है वो काफ़ी करोड़ रुपए कमा सकता है केवल पर्यटन से। इस सबसे आगामी उद्योग के विशिष्ट प्रकार के पर्यटन को भी बढ़ावा के प्रयास किए जा रहे हैं और आने वाले वर्षों में इसमें और ज़्यादा प्रमोशन करने की संभावना है, जिससे हमारे देश को और ज़्यादा लाभ होगा। तो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था ये। अब इसमें हमें आपको क्वेश्चंस देखने हैं। 5 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन दिया है विभिन्न प्रकार के व्यापार कौन से हैं, अलग अलग तरह के व्यापार कौन से हैं, उनमें से किसको देश का बैरोमीटर कहा जाता है और क्यों। दूसरे प्रश्न में बोला है देश एक्स निर्यात से अधिक आयात कर रहा है। जो दूसरा देश एक एक्स है वो क्या कर रहा है, निर्यात से अधिक आयात कर रहा है। इस स्थिति को क्या कहा जाएगा और एक्स देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न 3 में आपसे बोला है कि प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी में अंतर बताइए जो मेल होते हैं और आपको ये भी बताना है कि उदाहरण देके कि आपने इसमें इसका प्रयोग कब किया है। इसके अलावा बताना है कि तेजी से बढ़ते पर्यटन उद्योग हमारे देश के लिए कई मायनों में फायदेमंद रहा है, उदाहरण देके आपको बताना है। और एसटीडी से गांव को जोड़ने से गांव की अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा। चलिए फटाफट से सॉल्यूशन देखते हैं और समझते हैं। पहले प्रश्न में बोला है विभिन्न प्रकार के व्यापार कौन से हैं, उनमें से किसको देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। तो आप इस तरीके के देखिए, एक प्रश्न में 2 प्रश्न पूछे गए हैं, दोनों प्रश्न का आपको अलग अलग उत्तर देना है। तो पहले आप लिखेंगे लोगों, राज्यों और देशों के बीच वस्तुओं के आदान प्रदान को व्यापार कहा जाता है। व्यापार को मुख्य 3 प्रकार के हैं, जो व्यापार हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के हैं। नंबर 1, व्यापार को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, स्थानीय व्यापार, राज्य स्तरीय व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। स्थानीय व्यापार कौन से होते हैं, इससे शहरों, कस्बों और गांव के बीच किया जाता है, ठीक है। और हमारे राज्य स्तरीय क्या होते हैं, इसे 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच किया जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, इसे 2 या अधिक देशों के बीच किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को देश का आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है, ठीक है, बैरोमीटर कहा जाता है क्योंकि किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति उसकी आर्थिक समृद्धि का एक सूचांक है। यानी आर्थिक समृद्धि कैसे होगी ये किस बात पर निर्भर करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, क्योंकि वहीं से हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका आंसर नंबर 1 हो गया। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपना टेलीग्राम ज्वाइन करके वहां से भी कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दूसरे प्रश्न में बोला है देश एक्स निर्यात से अधिक आयात कर रहा है, इस स्थिति को क्या कहा जाएगा, इसका एक्स देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, जब देश निर्यात अधिक करता है, ठीक है, यानी कि वस्तुएं निर्यात से अधिक आयात कर रहा है, यानी कि चीज़ें वो क्या कर रहा है, मंगवा ज़्यादा रहा है और भेज कम रहा है, तो क्या होगा, देश एक्स निर्यात से अधिक आयात कर रहा है। इस स्थिति को व्यापार का प्रतिकूल संतुलन कहा जाएगा, यानी प्रतिकूल यानी बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसका देश की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि आयात अधिक होने की स्थिति में देश की मुद्रा का मान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कम होता है, जो उनके पैसे की वैल्यू है वो कम होती है, ठीक है। और ज़्यादा करने पे इसकी वजह से क्या होता है, अपनी मुद्रा का ह्रास भी होता है। इसके बाद प्रश्न 3 में बोला है प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के मेल में क्या अंतर है। अपने दैनिक जीवन में उदाहरण दें, जब आपने प्रत्येक का उपयोग किया था उनकी डिलीवरी कौन संभालता है। तो इसमें भी आपको उत्तर देना है, कार्ड और लिफाफे को प्रथम श्रेणी का मेल माना जाता है, जबकि किताबें, पैकेट, पंजीकृत आवधिक समाचार पत्र द्वितीय श्रेणी के मेल में आते हैं। इनकी डिलीवरी भारतीय डाक नेटवर्क संभालता है, ठीक है। इसके बाद जब आपने प्रयोग किया हो तो मैंने लिखा है वर्ष 2019 में मैंने अपनी किताबें भारतीय डाक के जरिए मंगवाई थी, जो द्वितीय श्रेणी में आते हैं, और तथा अपने मित्र के जन्मदिवस पर उसे कार्ड भेजा था जो प्रथम श्रेणी के मेल में आता है। इस तरह आपने भी कभी ना कभी किसी को ग्रीटिंग भेजा होगा, या कभी किताबें आपकी पोस्ट से आई होंगी, या आपके बैंक से कोई लेटर आया होगा, या चेकबुक आई होगी, तो वहाँ पे कभी ना कभी आपको इसका इस्तेमाल भारतीय डाक का हुआ होगा। तो यह आपका आंसर हो गया।
2 और 3 इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ सकते हैं। प्रश्न 4 में बोला है, तेजी से बढ़ता पर्यटन उद्योग हमारे देश के लिए कई मायनों में फायदेमंद रहा है। उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि जो पर्यटन है वो किस तरीके से बेनिफिशियल है हमारे लिए। तो तेजी से बढ़ता पर्यटन उद्योग हमारे देश के लिए कई मायनों में फायदेमंद रहा है, जैसे नंबर 1, पर्यटन उद्योग के कारण लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। पर्यटन राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देता है। पर्यटन स्थानीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्थन करता है। विदेशी पर्यटक हेरिटेज टूरिज्म, इको हेरिटेज, एडवेंचर टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, बिजनेस टूरिज्म के लिए भारत आते हैं। अब आपको इसका उदाहरण भी एक देना है, तो आगे इसका उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण क्या है, तेजी से बढ़ते पर्यटन उद्योग के कारण भारतीय हस्तशिल्प और सांस्कृतिक कला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है, जिसके कारण गांव और कस्बों में रहने वाले छोटे कारीगरों को रोजगार प्राप्त होता है। कि इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट था, इसको नई पहचान मिली है और अब छोटी छोटी चीज़ें भी आप ऑनलाइन जरिए, ठीक है, विदेशों में भी बेच सकते हो, कहीं पे भी बेच सकते हो। तो ये आपका आंसर नंबर 4 हो गया विद एग्जाम्पल। अब क्वेश्चन 5 में बोला है, पिछले वर्षों में एसटीडी द्वारा 2/3 से अधिक गांव को कवर किया गया है। आपको क्या लगता है इससे गांव की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? तो इसमें आप लिखोगे, पिछले वर्षों में एसटीडी द्वारा 2/3 से अधिक गांव को कवर किया गया है, जिससे गांव की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि देश के गांव में 24 घंटे एसटीडी की सुविधा का विस्तार होगा तथा विकास की मूल धारा से देश के गांव को जोड़ा जा सकेगा। इससे क्या होगा कि जो हमारा गांव है ये पूरे भारत से कनेक्ट होगा, अलग अलग देशों से कनेक्ट हो पाएगा और यहाँ पे भी वही सुविधा होगी जो सब जगह है, जिससे क्या होगा कि हमारे विकास में, आपको पता है गांव का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि गांव में ही हमारी जो होती है कृषि होती है और भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी माना जाता है कृषि को। तो जितना ज़्यादा हम गांव को साथ लेके चलेंगे उतना ज़्यादा हम विकास में आगे बढ़ पाएंगे, तो हम विकास को मूल धारा में जोड़ पाएंगे गाँव को भी। तो ये आपका आंसर नंबर 5 हो गया। यहाँ पे हमने वर्कशीट नंबर 42 सॉल्व कर ली, जो इस हफ्ते की लास्ट वर्कशीट थी। आपसे निवेदन है, अगर आपको समझ में आता है तो आप लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं पर वो नहीं पे कर सकते फीस, या उन्हें अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती, तो आप उनके साथ शेयर करें, जिससे हम, अगर बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आए तो उनके लिए ट्यूशन क्लासेस, एक्स्ट्रा क्लासेस भी स्टार्ट कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।